कक्षा 6 हिस्ट्री अध्याय 3 आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम से जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा शहरों का निर्माण। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। मतलब हड़प्पा के नगर। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मूरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि सभी बर्तन यहाँ से मिले हैं पुरातत्वविदों को। इन नगरों की क्या विशेषता थी? हड़प्पा नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना गया, तथा पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा है। ऊंचाई वाला भाग को पुरातत्वविदों ने नगर और दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। तो विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो का। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी को रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर के अवशेष मिले हैं। ये हैं उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। चुनोदरो वर्तमान पाकिस्तान। सातका को पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी, कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में स्थित है, और गौरीवाला भी पश्चिमी भारत में स्थित था। और धोलावीरा और सूरकोटरा गुजरात में, और लोथल गुजरात में। तो धोलावीरा, सूरकोटरा और लोथल गुजरात में है, जो उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर थे। बताते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संपत्ति यज्ञ किए जाते थे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, तथा कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं।
और पुरातत्व मानना है कि ये यज्ञ के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये है महान स्नानघर जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। भवन, नाले और सड़क। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों से अलग अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। वो नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में नालियों के अवशेष भी मिले हैं तथा वो साफ सफाई में बहुत अच्छे थे। तथा नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया तथा बड़े बड़े होल भी बनाए, मतलब जगह जगह बड़े बड़े होल बनाए ताकि उनमें से जो भी कचरा वसा हो वो निकाल सके और साफ सफाई कर सके। तो घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। तो घर के साथ साथ नालियाँ भी बनाई जाती थी। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ के ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकू तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन की ये प्राचीनतम उदाहरण। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला गया। तो क्या है? हड़प्पा से मोहर, मोहनजोदड़ो से नालियाँ और सड़कें तथा कुआं मिला है। नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है जिनमें अधिकतर पत्थर हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को वे चीज़ें जहाँ मिली है जिनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मेनके, बाट और फलक हैं। तो हड़प्पा की सबसे आकर्षक वस्तु कौन सी है? मेनके, बाट और फलक। तथा तांबा, कांसा, सोना और चांदी धातु से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन चट पत्थर से किस पत्थर से बनाया गया? चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था होगा। इनमें से कई मध्य में बाएं मेनके ये कार्नेल पत्थरों से बनाए गए। पत्थरों को काट और ताश कर मेनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तथा मध्य में दाएं धारदार फलक है। ये धारदार फलक है। और कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति बनी हुई मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। कढ़ाईदार व्यक्ति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन्हें आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कैसी थी? आयताकार थी।
तथा हड़प्पा सभ्यता से मोहरों पर किसके चित्र मिले? जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब यह है कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं तथा वो वस्त्र बनाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। तो विशेषज्ञ को हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशेषज्ञ किसे कहा जाता था? तो जो किसी खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे विशेषज्ञ कहा जाता था। जैसे पत्थर तराशना, मेंढके चमकाना या फिर मोरों पर पच्चीकारी करना आदि। चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जिसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, जो किस विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो मूर्तिकार ये जो संपत्ति मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। फियंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, लेकिन फियंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर तथा फियंस कृत्रिम तौर पर बनाए जाते थे। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर ऐसी वस्तु बनाई जाती थी। तो फियंस किससे बनते थे? तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद में मिलाकर जिनसे वस्तु बनाई जाती थी, उसके बाद उन वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग के प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फियंस से मेंढके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो कच्चा माल प्राकृतिक रूप से मिले पदार्थों को कच्चा माल कहते हैं। या फिर किसान या पशुपालक उनका योगदान करते थे, जैसे लकड़ी या धातु के इस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। तो प्राकृतिक वाली चीज़ें तो हड़प्पा में वहाँ मिल जाती थी, लेकिन बहुमूल्य चीज़ें तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करती थी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान में भी खेतड़ी से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान। तो टिन ईरान और तांबा खेतड़ी राजस्थान तथा ओमान। टिन ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोना, कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये बड़ाई लकड़ी से बनाई जाती थी। तो लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हल नहीं मिला है। सिर्फ मिट्टी के छोटे मोटे खिलौने हल के रूप में पाए गए हैं।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। और बस्तियों के पास क्या होते थे? तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में ये दूर दूर तक आगमन करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में, गुजरात में क्या है? धोलावीरा, ये सब। कच्छ के इलाके में खादी बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ की तो धोलावीरा कहाँ? धोलावीरा नगर है कच्छ के इलाके में। कच्छ खादी बेद में धोलावीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। यहाँ धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, इसलिए हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, वहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो हड़प्पा के धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में। तथा यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। तो लकड़ी से जड़ा गया अवशेष धोलावीरा से मिला है। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी वस्तु पर पाई जाती थी। गुजरात की खंभाती काली में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा नगर लोथल नगर है। तो साबरमती की उपनदी किनारे लोथल नगर बसा हुआ है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कहीं मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो लोथल से मुद्रांकन या मोहरबंदी या गीली मिट्टी पर दबाने से मिली उनकी छाप मिली है लोथल से। तो लोथल में एक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। तो लोथल से डाकयार्ड बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर इमारतें मिली हैं, जहाँ संभवतः मेनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मेनके बनाने वाले उपकरण और 4 मेनके भी यहाँ मिले हैं। तो 4 मेनके भी यहाँ मिले हैं लोथल से। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। उस मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। तो गीली मिट्टी पर मोहर की छाप लगाई जाती थी। अगर ये छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले। तो 3900 साल पहले हड़प्पा का अंत हुआ। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इनकी नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहरों और बाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। और तथा कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों ने बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन्हीं कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, पर्यटन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो 3900 साल में तो हड़प्पा का अंत हुआ और 1400 साल में बाद नए नगरों का विकास हुआ तथा प्राकृतिक कारणों को